अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की त्रासदी। भारत और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से ये महामारी लोगों के जीवन के लिए अभिशाप और मानवता के लिए किस प्रकार से तबाही का पैगाम लेकर आई है, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर डिबेट करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, हालात बेहद खराब हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस सप्ताह के प्रारंभ में स्थितियां कुछ बदलेंगी, शायद कुछ सुधार होगा, लेकिन यह सुधार सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित है। सरकार के ये आंकड़े कहते हैं कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात पहले से कहीं अधिक खराब हैं। बदइंतजामी पहले से कहीं अधिक ज्यादा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ढह जाना पहले से कहीं ज्यादा अधिक खतरनाक हालात में पहुंच चुका है। एक महीने के बाद भी उत्तर प्रदेश में हम ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन सामान्य नहीं कर पाए हैं। यह शासन तंत्र की अब तक की सबसे बड़ी विफलता है, जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो छोड़िए, ऑक्सीजन जैसी बेसिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर पाने में सक्षम नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर सिर्फ वायदे होते रहे, आश्वासन दिया जाता रहा, बताया जाता है कि रेलगाड़ियों में भरकर ऑक्सीजन टैंकर मंगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नाकाफी है। जितना मंगाया जा रहा है वो हमारी आवश्यकता के मुताबिक बहुत ही कम है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, छोटे शहरों तक, दूर दराज के जनपदों तक ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, भयानक और जानलेवा होता जा रहा है। लोग कोरोना से कम, ऑक्सीजन की किल्लत से ज्यादा मर रहे हैं। यह बात मैंने पिछले सप्ताह भी उठाई थी, उसके पूर्व के सप्ताह में भी कही थी, और आज मैं फिर यह कहने के लिए मजबूर हूं कि लोग कोरोना से कम मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, दवाओं के अभाव में ज्यादा मर रहे हैं, आईसीयू बेड्स न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं, सामान्य बेड्स तक उपलब्ध न हो पाने के कारण ज्यादा मर रहे हैं, मरीजों की देखभाल नहीं हो रही है जो किसी तरह अस्पतालों में जगह पा रहे हैं, इस वजह से ज्यादा मृत्यु हो रही है। ये वो लोग हैं जो मर रहे हैं जिन्हें हम बचा सकते थे, लेकिन हमने इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। शासन तंत्र में बैठे लोग ऑक्सीजन से ज्यादा ओम शांति पहुंचाने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। ऑक्सीजन आपको मिले ना मिले, अगर कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो ओम शांति जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी है, और वो भी तत्काल से पहले। मुझे हैरान करती है ये बात कि आपको कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए कितना वक्त चाहिए था। आपके पास ना तो समय का अभाव था, ना आपके पास संसाधन की कोई कमी, हठधर्मिता, विजन का अभाव, पॉलिसी पैरालाइज और सही टीम का अभाव, नेतृत्व की विफलता, यह स्पष्ट परिलक्षित करती है कि उत्तर प्रदेश में कोविड की जंग से हम बुरी तरह हारे ही नहीं, बल्कि हम अपने लोगों की मौतों के जिम्मेदार हैं। उन लोगों की मौतों के जिम्मेदार जिन्हें हम बचा सकते थे। परिवार के परिवार तबाह होने से हम बचा सकते थे, लोगों को अनाथ होने से हम बचा सकते थे, अपनी बहनों को विधवा होने से हम बचा सकते थे, लोगों के सर से साया उठने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। हमने प्रयास भी नहीं किया। हमने इंस्पेक्टर राज लगाया। भर्ती चाहिए, लेटर लाओ, ऑक्सीजन चाहिए, आज भी लेटर लाओ, शमशान में जलाना है, लेटर लाओ, टेस्टिंग के लिए आज भी लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है, टेस्टिंग आपने बाधित कर रखी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके आंकड़े भले ही गुलाबी हों, आपके आंकड़े आपको सकारात्मकता देते हों, लेकिन जनता जमीन पर किस हालत में है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैंने आशंका जताई थी, विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी, महामारी के विशेषज्ञों ने भी यह कहा था कि अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहां 70% हमारी आबादी रहती है, वहां तक यह वायरस पहुंचा तो हम तबाही को रोक नहीं पाएंगे। और पंचायत चुनाव और दूसरे कारणों की वजह से हमने इस तबाही को गांव गांव पहुंचा दिया है।
गांव गांव लाशें उठ रही हैं, घरों से लाशें निकल रही हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी ये चीजें फैली ना हो। लोग रात में सोते हैं, सुबह उठेंगे या नहीं पता नहीं होता। मीडिया भी गांव की रिपोर्ट करता नहीं है। हालात बेहद खराब हैं और ऑक्सीजन की किल्लत ने इसमें कोड़ में खाच का काम किया। जहां लोगों की अकारण मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, जिन्हें हम बचा सकते थे उनकी तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए मौत हो रही है। मैं वो दृश्य भूल नहीं पा रहा हूं बहराइच की अपनी उस बहन का, जो वहां के मेडिकल कॉलेज में अपनी मां को इलाज कराने के लिए लेकर गई। उसकी मां की सांस उखड़ रही थी, टूट रही थी, ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई उस बच्ची की मां को। घबराहट में उस बच्ची ने अपने मुंह से अपनी मां को सांस देने की कोशिश की। आप बेबसी का स्तर समझ सकते हैं, आप लाचारी का स्तर समझ सकते हैं, आप बच्चों की घबराहट का स्तर समझ सकते हैं। अगर आप संवेदनशील व्यक्ति होंगे तो निश्चित समझ पाएंगे, उस कष्ट को महसूस कर पाएंगे कि वो अपार कष्ट क्या होता है जब आपकी आंख के सामने आपके माँ बाप, आपके घर के लोग दम तोड़ रहे हों। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये दृश्य भारत के लिए कलंक है, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के लिए यह दृश्य कलंक है। आप देखिए बच्ची किस प्रकार से प्रयास कर रही है अपनी मां को बचाने के लिए, और आपने तमाशा करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोला है। बंद कर दीजिए ये मेडिकल कॉलेज, गिरा दीजिए जेसीबी से इस अस्पताल की बिल्डिंग, जहां आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दे पाए एक मरीज को। उसकी मां तड़प तड़प कर उसी अस्पताल में मर गई, मुंह से सांस देनी पड़ रही है। इस हालत में हमने उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया है। आप कहते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? ये क्या किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, या क्या किसी दुश्मन देश के लोग हैं कि इन्हें हमें ऑक्सीजन नहीं देना है? ये कौन लोग हैं? ये आम जनता है, ये उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए मर रहे हैं, एक एक सांस के लिए घुट घुट कर अपनी जान दे रहे हैं। एक एक सांस का संघर्ष उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है। बयानों के जरिए, प्रेस नोट के जरिए, टीवी पर बयान दे देने से, वीडियो स्टेटमेंट जारी कर देने से ऑक्सीजन नहीं आती है। ऑक्सीजन सिलेंडरों के जरिए आती है, जो नाक तक पहुंचती है, मुंह तक पहुंचती है, जो शरीर में जाती है। आपके बयानों की ऑक्सीजन से कोई जिंदा नहीं हो जाएगा। इन बच्चियों की सर से जो मां का साया उठा है वो लौट कर नहीं आ सकता है। आप गुनहगार हैं इन बच्चियों के, इन बेटियों के गुनहगार हैं आप, कि इनकी मां को आप ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। इसी उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस मां ने किस प्रकार दम तोड़ा है, बहनों भाइयों, यह तस्वीर भारत में सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती। आपको आगरा की भी वो तस्वीर याद होगी, जहां एक बेबस पत्नी अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से सांस दे रही थी। ये इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप भूल कैसे गए? मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे तो गम में डूब जाता हूं जब इस प्रकार की तस्वीर देखता हूं, दिल दहलता है मेरा। पर आप कितने पत्थर दिल और मजबूत लोग हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। यह सिस्टम का फेल्योर नहीं है, यह सरकार की विफलता है, सरकार में बैठे लोगों की विफलता है ये, कि वो अपने राज्य के नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। टेस्टिंग आप करोगे नहीं, ऑक्सीजन आप दोगे नहीं, अस्पताल में बेड दोगे नहीं। और उससे भी दुखद एक गौर घटना लखनऊ के भीतर हुई, राजधानी में हुई, जो मानवता के लिए अभिशाप है, शर्म की बात है। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर 2 लोगों की घर में मौत हो गई। घर में मौजूद एक महिला बहुत गंभीर हालत में थी। लाशें जब सड़ने लगीं, पड़ोसियों को दुर्गंध मिली, पुलिस को सूचना गई, दरवाजा तोड़ा गया। होम आइसोलेशन में 2 लोग मरे हुए पाए गए। एक बगल के घर में एक और व्यक्ति मरा हुआ पाया गया। न उनको इलाज मिला, न ऑक्सीजन मिला, न बेड मिली। होम आइसोलेशन में लोग मर रहे हैं, घरों से लाशें निकल रही हैं। इस हालत में हमने उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया है। और तो और मुझे आज भयानक और ज्यादा पीड़ा है। मेरे साथ न जाने कितनी डिबेट में हिस्सा रहे मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर मनोज मिश्रा की मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप सब लोग बहुत बार उनको बीजेपी के लिए डिफेंड करते हुए मेरे साथ टीवी चैनलों में आपने डॉक्टर मनोज मिश्रा को देखा होगा। फिजिक्स के प्रोफेसर थे कानपुर में, पूरा परिवार छोड़ गया, पूरा परिवार उनके पीछे रह गया, मृत्यु हो गई डॉक्टर मनोज मिश्रा की। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको बेहतर इलाज नहीं मिला। इनके परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रहे कि किसी तरह लखनऊ दिल्ली के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इनकी जान बचाई जाए। तब बीजेपी के ही नेता कहते थे कि मीडिया अफवाह उड़ा रहा है, डॉक्टर मनोज मिश्रा ठीक हैं। बड़ी मुश्किल से उनको 30 अप्रैल को कानपुर के ही एक कोई निजी अस्पताल, रीजेंसी अस्पताल में इसी 30 अप्रैल को एक किसी तरह बेड मिला, लेकिन तब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बचे नहीं। उनको ना तो लखनऊ में पीजीआई में भर्ती कराया गया, ना उनको किसी बड़े अस्पताल भेजा गया। मेरे अजीज दोस्त और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा नहीं रहे। आज सुबह से जब से मुझे ये खबर मिली है, मेरा मन व्यथित है। मैंने मनोज मिश्रा जैसे न जाने कितने दोस्त हम लोगों ने खोए हैं। हर व्यक्ति के मन में एक पीड़ा है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने किसी जानने वाले को, दोस्त या रिश्तेदार को इस विपत्ति में न खोया हो। सरकारी आंकड़े 200-250 मृत्यु कहते हैं, हकीकत इससे कहीं विपरीत है। बहनों भाइयों, कोरोना की विभीषिका देखना हो तो आप अस्पताल मत जाइए, शमशान घाट, कब्रिस्तान चले जाइए, आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। इस हालात में उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने पहुंचाया उनसे सवाल किया जाना चाहिए। आपने कहा था कि लखनऊ के भीतर हम 4000 आईसीयू बेड देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि 1 महीने बीत गए, वो 4000 आईसीयू बेड कहां हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा था कि केजीएमसी के भीतर हम 4500 बेड देंगे, आज सिर्फ 800 बेड वहां पर चालू हो पाई हैं, बाकी 3500 बेड कहां हैं? मैं जानना चाहता हूं आपसे। आज बताया जाए कि 16 अप्रैल से चल रही कवायद के बाद आज तक डीआरडीओ के अस्पताल लखनऊ में शुरू क्यों नहीं हो पाए? हम कोई अस्पतालों की वैकल्पिक व्यवस्था जिलों में क्यों नहीं कर पाए? वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक, बांदा से लेकर बहराइच तक, आगरा से लेकर बरेली तक, क्यों? इस हालत में उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने भेजा है, हमें उनसे सवाल करना चाहिए। 1 महीने का वक्त कोई थोड़ा नहीं होता है। 30 दिन में आप व्यवस्था को सामान्य भी नहीं कर पाए हैं और आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करके आप उसको सकारात्मकता दिखाने की कोशिश, यह शायद इससे बड़ा क्रूर मजाक जनता के साथ और कोई नहीं हो सकता है। मन बहुत ही व्यथित और विचलित है। यह लगता है कि क्या हो गया है इंसानियत को, क्या हो गया है मानवता को, क्या हो गया है हमारे डेमोक्रेसी को, क्या हो गया है हमारे शासन तंत्र को, क्या हो गया है हमारे हाकिमों को, और क्या हो गया है हमारे हुक्मरानों को कि जिन्हें जनता के आंसू दिखते नहीं है, जिन्हें लोगों की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है, जिन्हें हर बात पर सिर्फ चुनाव और राजनीति करनी है। एक इलेक्शन खत्म, दूसरा इलेक्शन शुरू। ये हालात बहुत चिंताजनक हैं, बहुत अफसोस वाले हालात हैं, और जिस प्रकार से व्यवस्था ढही है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और जिम्मेदार लोगों से हमें इसके बारे में सवाल करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के नागरिकों का क्या कसूर है, उन्होंने आपको क्या नहीं दिया, उसके बावजूद आपने उनको इस हाल में कैसे पहुंचा दिया, इस पर सवाल किए जाने चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ आप बयान सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 16 तारीख से लगा के और 28 तारीख तक रेगुलर मौतें होती रहीं, करीब 5, 6, 4 इस तरह से। सिंगल मौत किसी दिन नहीं हुई। पहले हम शहर में जाके डरते थे कि भी गांव में कोरोना ना है, लेकिन अब गांव में कोरोना फैल रहा है और करीब 15 दिन में 30-35 मौत हो गई हैं, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। डरावना है और 6-6, 7-7 मौत एक दिन में हो रही हैं और इस सब डरे हुए हैं और कोई जांच नहीं आ रही ऊपर से, नहीं कोई अधिकारी सुन रहे हैं। यहाँ पे भी संक्रमित हुए हैं और संक्रमण से यहाँ पे बहुत सारी मौतें भी हुई हैं। लगभग 38-40 मौतें अब तक हो चुकी हैं लगातार। एक दिन में 6-6, 7-7 मौतें हुई हैं। डेली करीबन समथिंग 14-15 मौतें हो रही हैं, जिसमें 3 से 4 शव कोविड के आ रहे हैं, 8 से 10 मौतें नॉर्मल हो रही हैं। 3 दिन के अंदर में मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मैग्नीन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैतागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए। जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे, वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की।
कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? तो मेरे साथ आज की डिबेट में डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव हैं, मेदांता हॉस्पिटल के जाने माने चिकित्सक हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और डॉक्टर डी.के. गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ कोरोना की डिबेट पे पिछले 15 महीनों से लगातार सम्मिलित हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बेहद कठिन वक्त में आप सब लोगों ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला। हरीश जी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैंने आपके ट्वीट्स भी पढ़े। आज आपने भी अपना एक बहुत अजीज दोस्त खोया है, मुझे उस पर बेहद अफसोस है और मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी को। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और मेरे साथ तमाम डिबेट का वो हिस्सा रहे हैं। उनको खोना सच में बहुत दुखद है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 1 महीने के बाद भी आप व्यवस्था को अभी तक आपकी सरकार सामान्य नहीं कर पाई है। लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, इस कदर बर्बादी, ऐसी दुर्व्यवस्था। अगर इसके लिए आपकी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार न ठहराया जाए तो फिर किसे कहा जाए? ब्रजेश जी, मैं आपकी पीड़ा से भी अपने को संबद्ध करता हूं और डॉक्टर मनोज मिश्रा जी मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, उनका जाना मेरे लिए पर्सनल लॉस है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। या वो बहराइच की बच्ची जिसकी पीड़ा का आप बयान कर रहे थे, वो भी इस तरह की घटनाएं अत्यंत पीड़ाजनक हैं, दुखदायी। लेकिन ब्रजेश जी, केवल सरकार को दोषी मढ़ देने से, सरकार के ऊपर ही सारा कूड़ा डाल देने से ये व्यवस्था की कमियां दूर नहीं होती। सरकार सतत प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो या जो सुविधाएं हैं उसको निरंतर बढ़ाने की बात, और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अगर 38,000 लोग, पूरे 38,000 से ज्यादा लोग उपचारित होकर के एक दिन में घर को अपने गए हैं, तो वो इन्हीं अस्पतालों से, इन्हीं डॉक्टरों द्वारा उपचारित होकर गए। और अगर वो संख्या, अब ठीक है कि आपको लगता है कि आंकड़ों गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मैं आपकी बात को नहीं काटता, लेकिन ये बात सरकार के ऊपर केवल इस तरह का कालिक पोतना भी हमारी सबकी एक बहुत अच्छा, उससे कोई संदेश नहीं जा रहा है। हरीश जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप मुझे वो डेटा दीजिए, किस अस्पताल से 38,000 लोग, सरकार से भी मैं कहता हूं, किस अस्पताल से 38,000 लोग रिकवर होकर गए हैं? नहीं, मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। किस अस्पताल से किस दिन 38,000 लोग गए? मैं सरकार को भी चुनौती के साथ ये बात कहता हूँ। जो भी आपके यहाँ, आपके चैनल पे डिबेट पे जब भी मैं रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आए, मैंने सरकार के प्रमुख लोगों तक उसको पहुंचाया और काफी कुछ उसमें से इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, आपने देखा भी। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टीम बनाने के लिए भी बात कही है, वो भी सामने आई है। 720 टन ऑक्सीजन का वितरण आज ही हुआ है। हम ठीक, ये बात आपकी ठीक है कि वो नाकाफी है, जो हमारी जरूरत उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं मीट करती, लेकिन निरंतर उसमें बढ़ाया गया है। और हरीश जी, कितना टाइम, आप उस बच्ची की वेदना को समझिए जिसकी मां ने उसके सामने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा है। उससे आप नहीं कह सकते कि हमने बोकारो से मंगाया कि जमशेदपुर से। मैंने पहले ही कहा कि मैं उससे अपने को पूरी तरह संबद्ध करता हूं, लेकिन आपके ही प्रोमो में एक महिला कह रही थी कि किसी अस्पताल में कि 8 लाख रुपया मांग रहे थे, कितना मांग रहे थे। हमको अपनी भी संवेदना देखनी चाहिए। आज इस पूरे प्रदेश में अगर लोग इतनी महामारी और इस संकट में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लोग ब्लैक करते हैं, दवाएं ब्लैक करते हैं, इंजेक्शन ब्लैक करते हैं और बेड होते हुए भी, तो हरीश जी, मरीज और ये काम क्या ब्रजेश मिश्रा करेंगे, डी.के. गुप्ता करेंगे, जूही सिंह करेंगी या रजनी श्रीवास्तव करेंगे? इस काम के लिए सरकार चुनी गई है। नहीं, मैं सरकार चुनी गई, मैं आपसे नहीं हो सकता तो आप बता दीजिए, जनता से माफी मांग लीजिए कि हमें माफ करिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश जी, मैं उस पर भी आता हूँ। ये हर नागरिक का एक नैतिक दायित्व जो है, उस नैतिक दायित्व से तमाम सारे लोग जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं, वो कहीं न कहीं अपने नैतिक दायित्व से पूरी तरह से ड्रेल्ड हो गए हैं। और केवल सरकार को, व्यवस्था को दोष देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आपके सम्मानित चैनल से ये भी निवेदन करूंगा कि आप इस प्रदेश के उन लोगों को जो दवाइयां ब्लैक करते हैं, जो ऑक्सीजन ब्लैक करते हैं,
जो ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों के लिए भगवान होके खड़े हो जाते हैं, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो लोगों के लिए भर्ती करने के लिए अपने दरवाजे हरीश बंद जी, कर देते उनके ऊपर हैं। एनएसए उन लगा दो, लोगों के प्रति भी उनका घर गिरा दो, मैं उनका आपसे अस्पताल निवेदन गिरा दो, करूंगा। मैं आपका सपोर्ट उनसे भी करूंगा, मैं मैं सपोर्ट आपसे निवेदन करूंगा। कि जो लोग ऐसा कर रहे हो उनका घर प्रति गिराओ, आप अस्पताल यहाँ से गिराओ, आपकी एनएसए जानी लगाओ, चाहिए। मैं सपोर्ट करूंगा। और दूसरी बात, विजय जी, जिस दिन ये इस पे एनएसए और दंडात्मक कार्रवाई सरकार करने लगेगी, आप ही कहोगे कि ये देखिए निंदनीय है, आप ही उसकी मुक्त अब तो आप दोनों तरफ चल रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि यस मैं सपोर्ट करूंगा आपको, तो आप कह रहे हैं कि आप इल्जाम लगाएंगे। आप कैसे पहले से सोच लेते हैं कि मैं यही करूंगा? जो नहीं, समस्याएं ब्रजेश जी जो हैं, उसको आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जमीनी हकीकत पता है, पूरे प्रदेश की जमीनी हकीकत पता है। मैं आपको एक पत्र और दिखाना सिस्टम चाहता की, हूं सरकार हरीश जी, की और आप और बहुत ही विद्वान आम जन प्रवक्ता हैं की। और मैं आपका सम्मान करता हूं। एक बात सुनिए, मैं पिछले 15 महीने से चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, बता रहा था, अपने विशेषज्ञों को ला रहा था, हर दुनिया के हर एक्सपर्ट को लाया। आज 15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये समझ में आया कि हाँ, ये तो महामारी है और हमको एक्सपर्ट्स का पैनल बनाना चाहिए। आज मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान जारी किया है कि हम हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाएंगे। इतनी देर जब आज हजारों मौतें हो गई, लोग बर्बाद हो गए, तब आपको याद आया कि आपको एक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों का पैनल बनाना है। अगर मैं इसको घोर लापरवाही ना कहूं तो क्या कहूं? अगर मैं गलत बोलूं, आप मेरी निंदा करना। मैं निंदा नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। कहीं कोई कमियां चूक हो सकती है, वो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों में बैठे लोग हैं, वो भी हम लोगों की तरह मनुष्य ही हैं। उनसे कहीं चूक हो सकती है, कहीं किसी निर्णय लेने में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार की न तो नियत में कहीं किसी तरह की हरीश जी, यही तो होती है बात सरकार काम कि अगर कर रही है आप और अपनी इतने गलती बड़े स्वीकारें प्रदेश में और कहें कि हाँ, हमसे ये चूक हुई है, हम आगे ठीक करेंगे। आपकी पार्टी के कम से कम 15-20 एमएलए, मंत्री, सांसद रोज चिट्ठियां लिखते हैं। आज तो संजय जायसवाल ने चिट्ठी लिखी, रुदौली बस्ती वाले, क्या मार्मिक पत्र लिखा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को। ये मैं नहीं लिख रहा, आपके सांसद विधायक परेशान हैं। और सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहा है? आपके ही विधायक कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, आपके पदाधिकारी मरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं। आप मुझे बताइए, क्या हम डॉक्टर मनोज मिश्रा को बचा नहीं सकते थे? उनको हम पीजीआई लाकर, क्या हम उन्हें बचा नहीं सकते थे दिल्ली भेजकर? ब्रजेश जी देखिए, नियति को मैं और अच्छे व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी समय पे हॉस्पिटलाइजेशन उनका हो गया था, प्लाज्मा भी मिल गया था, इंजेक्शन भी मिल गए थे, और वो कोविड निगेटिव आ गए थे, और उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, और एक दूसरे हॉस्पिटल में उनको डायलिसिस के लिए शिफ्ट किया गया था। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि अब डॉक्टर अच्छा, आप एक वायदा कर लो, आपकी बात तो चलो हम लोग मान लेंगे। आप ये वायदा करो, कितने दिन में आप उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक करोगे? आप ही चलो कमिट कर दो। देखिए, हम तो ब्रजेश जी भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, इस नीति प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश की स्थिति अरे अपनी सरकार से भी प्रार्थना कर लीजिए कि वो अपना आँख कान खोले। अपने भी सरकार से प्रार्थना करते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से, सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से। जब आपको ऑक्सीजन का प्रबंध करना है, आप श्रमिकों के साथ बात कर रहे हैं। जब आपको ऑक्सीजन का प्रबंध करना है, आप व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जब आपको इंजेक्शन और दवाएं लानी है, आप खिलाड़ियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए भी जो लोग जिम्मेदार लोग लगाए गए हैं, वो उसके लिए भी निरंतर बात कर रहे हैं, निरंतर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जूही सिंह जी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी धन्यवाद ये सारी व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी और ये कोविड का संक्रमण भी कंटेन हो जाएगा। हम सब की यही कामना है हरीश जी कि जितनी जल्दी हो सके ये स्थिति सामान्य हो, क्योंकि सरकार के बस का तो कुछ है नहीं। अब जनता कैसे बचे, ये ईश्वर की ही कृपा है कि उनकी रक्षा करें। जूही सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के हालात आप लोग महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, गांव ग्रामीण में क्या हालात हैं और किस प्रकार की खबरें आप लोगों के पास हैं, और एक विपक्ष के नाते आप लोग की क्या भूमिका है? ब्रिजेश जी, एक तो डॉक्टर मनोज मिश्रा जी एक बेहतरीन सहयोगी को नमन, श्रद्धांजलि, और इस सरकार को लानत, तिरस्कृत करना चाहिए इस सरकार को। यह सरकार महज घोषणाओं की सरकार है।
गांव दूर दराज में जो हालात हैं वहां ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होने के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। आज रेमडेसिविर के लिए आपको फिर सीएमओ का एक कुछ परमिशन चाहिए। यह सरकार लाल फीताशाही की सरकार है, इसको लोगों की चिंता नहीं है। जिस बारे में बात की जा रही है, कोविड होने पर सबसे पहले फेफड़ों पर असर आता है। बहुत सारे लोगों की मौतें इसलिए हो जा रही हैं कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस वाले उनको लेते नहीं हैं। अस्पताल पहुंचो तो ऑक्सीजन की किल्लत, मेरठ में लोगों की मौत। लखनऊ जैसे शहर में रोज अस्पताल के जो मैनेजमेंट है वो सुबह से शाम तक ये देखता है कि हम रात तक कहां से ऑक्सीजन प्रबंध करेंगे। हमारे मनुष्य जो आप बता रहे थे कि सरकार के नेतृत्व कर रहे, नुमाइंदे कर रहे लोग मनुष्य हैं, तो जिन लोगों के परिवार के, रिश्तेदार के, जानने वाले, हम लोग सबके जिनकी मौतें हुई वो लोग भी मनुष्य ही थे, तो उनको क्यों नहीं समय पर इलाज मिल पाया। मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, कोरोना से नहीं हो रही हैं। इसलिए कोरोना का संक्रमण तो आप पहले बाद में रोकेंगे, पहले आप ऑक्सीजन का प्रबंध करिए, पहले आप दवाइयों का प्रबंध करिए। ब्रिजेश जी, आपने खुद तथ्यात्मक प्रश्न पूछे हैं कि कितने बेड बढ़े, डीआरडीओ का अस्पताल कब शुरू होगा, लखनऊ में क्या प्रबंध किए गए हैं, कितनी एम्बुलेंसेस बढ़ी, क्या परमिशन। मैडम, आपको जानकर बेहद दुख होगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि डीआरडीओ का अस्पताल, डीआरडीओ के आईसीयू तैयार हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली है। जी ब्रजेश जी, आपके पास तथ्य ज्यादा हैं और सरकार क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है इतने बड़े अस्पताल को जो बनाया गया है, तो सरकार की नीयत पर ही शक किया जाएगा, सरकार के लोगों पर शक किया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा। बहराइच की बात आपने की, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में कितनी मौतें हो रही हैं, आपको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिनाई इस सरकार के साथ ये है कि मानना नहीं चाहती कि 1.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले तो लोगों को आप बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरी बात एक और इसमें मैं जोड़ूंगी कि आपका घोषणाओं की सरकार, इसलिए वो जो ग्लोबल टेंडर होने वाला था वैक्सीन का, उसका क्या हुआ? 10 दिन हो गए, उसको भी अनाउंस हुए। अब जब पता लगेगा 1 महीने बाद कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो फिर एक प्रवक्ता कहेगा कि नहीं, सरकार पूरा कार्य कर रही है, लोग मर रहे हैं। मैडम, ग्लोबल टेंडर आप किस बात का करेंगे? मुझे एक बात बताएं, जब भारत सरकार ने सिर्फ एक ही विदेशी वैक्सीन को इजाजत दी है, तो ग्लोबल टेंडर आप किस लिए करने वाले हैं? जी, किस मकसद से फिर ग्लोबल टेंडर, जब एक ही वैक्सीन को अप्रूवल है फॉरेन की? तो मतलब आप किसको बना रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। हेडलाइन चाहिए, किसी दिन सरकार ऑडिट करती और ये कहना कि हम आईआईटी और आईआईएम के लोगों से लेकर के ऑक्सीजन का ऑडिट कराएंगे और वो कह रहे हैं कि कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह की ये निर्णायक क्षमता है कि आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? उसी जनता ने जिसने आपको वोट दिया था और आप उसके लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी है। नोएडा, गाजियाबाद, ये सिस्टम की नाकामी है कि सरकार की नाकामी है? मैडम, जो गांव में, जी, सरकार की नाकामी है ब्रिजेश जी, क्योंकि सरकार न मानना चाहती है कि ये सिचुएशन, ऑक्सीजन की किल्लत, दवा की किल्लत, उसकी नकारेपन की वजह से खड़ी हुई है। सरकार कहना चाहती है कि कोरोना का संक्रमण था। कोरोना का संक्रमण तो हमेशा से था, आपको पहले ही 1 साल पहले ये वार्निंग मिल चुकी थी कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी। इनके खुद के एक्सपर्ट ग्रुप ने ये वार्निंग दी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनको बताया था, तब ये सो रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन में बिजी थे, ये तो ये बताएंगे ना। सत्ता का इतना भी अहंकार और इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि आप, हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं और बारी बारी हम उन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस कार्यक्रम में लेना चाहते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास चलते हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर और बहुत लंबे समय से मेरे साथ कोरोना के मामले पर हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी डिबेट्स का हिस्सा रहे। डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालात पिछले हफ्ते से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि अब ये गाँव ग्रामीण तक ये वायरस का प्रकोप पहुँच चुका है। आपके हॉस्पिटल में भी गांव ग्रामीण के क्षेत्र लोग आ रहे होंगे ज़्यादा, स्थितियां विकट हैं। आपका क्या असेसमेंट है इस वायरस को लेकर कि ये कब तक जाने वाला है? इसका दुष्प्रभाव क्या और भयंकर हो रहा है या फिर ये थोड़ा इसकी रफ्तार थम रही है?
देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे आपके चैनल पे, मुझे ध्यान है हम लोगों ने जब भी डिस्कस किया तो बोला था उस समय कि हमारी 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है। अगर एक गांव में वायरस पहुंच गया तो शायद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो 80% इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल बेड्स, वो कन्फाइंड हैं टायर 1 सिटीज़ को, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी। तो मतलब सिर्फ 20% इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा गाँव में बसता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर पेशेंट्स को क्या होगा, आपको हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ेगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या जो मंडल के लोग हैं, मंडल के जो जिले अस्पताल हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ भी ऑलरेडी ओवरलोडेड है, बिकॉज शहरों में भी ऑलरेडी पेंडेमिक अपनी चरम पे पहुँच चुका है और वो अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, दिक्कतें नहीं। और अभी एक दिक्कत और आएगी मोस्ट प्रॉब्ली जो लग रहा है, बिकॉज जब एक गांव में फैलेगा पेशेंट और बढ़ेंगे, लोड और बढ़ेंगे, डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, नर्सेस पॉजिटिव हो रही हैं, स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आने वाली है। तो मैं फिर आपके उस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को चाहिए इस पहलू पे भी गंभीरता से सोचे कि कैसे हम अगले 6 महीने में, कि बिकॉज ये पैंडेमिक अगले 6 महीने तक चलेगा, किसी ना किसी जिले में कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं केसेस बढ़ेंगे, कहीं घटेंगे, बट ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कई सारे देश इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए इस प्रदेश में लंबे समय तक कोविड का प्रकोप चलता रहेगा, तो उस समय हम मैन पावर कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली जो इसमें डॉक्टर, अगर गांवों में हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होती तो हम शायद गांव में इस वायरस को नियंत्रित करने में कामयाब होते। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है वो एकदम से बहुत ही बुरी हालत में है, जिसके कारण ये संक्रमण का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार बहुत भयानक और बड़ा है? बिल्कुल। एक ये तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कमी रही है कि जो हम लोगों ने, जो जनता ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, और जनता के जो रोल मॉडल थे, जो राजनीतिक नेतागण थे, चाहे बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई, चाहे वो चुनाव कराने हो, चाहे कुंभ कराना हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसानों का प्रदर्शन हो, स्कूल कॉलेज खुल रहे, सारी चीज़ें खुल गई, मॉल, थिएटर, पब्स, रेस्टोरेंट। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जल्दबाजी करी, हमने देखा नहीं कि यूनाइटेड किंगडम जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश तरस रहा था, जूझ रहा था सेकेंड और थर्ड वेव से, वहाँ लॉकडाउन चल रहा था, जबकि वो लोग अपनी जीडीपी का 10-12% पैसा खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे, तो हम लोग तो उनके सामने 10% भी नहीं करते, उनका खर्च करते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं उनसे सबक लेना चाहिए था, वो हमने डिले कर दिया। और जो रोल मॉडल थे, जो लोग थे, जो ऊपर से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ऊपर से जो मैसेज जाता चाहिए था, चाहे वो सरकार लेवल पे था, चाहे प्रतिपक्ष लेवल पे था, या हमारे उस ब्यूरोक्रेट्स थे, या जो भी लोग थे, सब लोग कहीं ना, इवन डॉक्टर्स, हम लोग सब लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि जनता को हमने कड़ा संदेश नहीं दिया, जो गाइडलाइंस बनाई थी। लेकिन भारत के राजनेता इस देश की जनता को भेड़ और बकरियों की तरह व्यवहार करते हैं। वो डंडे से हाँकते हैं, सत्ता से हाँकते हैं, विपक्ष से हाँकते हैं, और कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार भारत की जनता के साथ यहाँ के राजनेता करते हैं। और कोई एक पार्टी नहीं, इसमें समस्त राजनीतिक दल शामिल है। शायद ये कारण बर्बादी का खुद भी जनता है। बिल्कुल सही करें, जिसको हरीश जी भी कोस रहे हैं कि सरकार को मत कहो, जनता को कहो। ठीक है, जनता ही जिम्मेदार अगर है तो भुगत भी तो वही रही है। सरकार से सवाल मत करिए। ऑक्सीजन नहीं है, सरकार से सवाल नहीं, दवा इंजेक्शन नहीं, सरकार से सवाल नहीं, हर चीज के लिए बस जनता ही जिम्मेदार मानी जाए, आलोचना मत करिए। अब आप मुझे बताइए कि ये वायरस कब तक रहने वाला है? नहीं, वायरस तो भी लंबा रहेगा। वायरस को हमें कंट्रोल करना है, खत्म तो नहीं हो रहा वायरस, सिर्फ कंट्रोल करना है, और थर्ड वेव ना आए उसका बचाव करना है। क्योंकि अगर कम भी होगा तो दोबारा कुछ लोग बच जाएंगे, 20-25% लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं होगा, वो एक अलग से कोहार्ट बन जाएगा, और फिर दोबारा थर्ड वेव आएगी, या जिनकी एंटीबॉडीज बीन ऑफ हो जाएंगी। तो इसलिए अगले 6-8 महीने में हमें ये चाहिए कि अपनी आबादी का, उत्तर प्रदेश की आबादी का 70% लोगों को हम वैक्सीनेशन करें। इसका एक ही उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं कंट्रोल करने का पैंडेमिक। एक मिनट, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, हम लोगों को प्रिकॉशंस, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, क्या तीसरी लहर की भी संभावना है? बिल्कुल संभावना है। मैंने, आपने भी देखा होगा बहुत सारे देशों में ऑलरेडी आ रही हैं। तो अगर इस नॉर्मली क्या होता है, वर्जिन पॉपुलेशन होती है, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है या जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा होता, वो लोग ससेप्टेबल होते हैं। अगर उनकी संख्या 20-25% से ज़्यादा रहेगी तो तीसरी लहर भी आ जाएगी। करंटली जो हमने सीरो कन्वर्जन देखा था पिछली स्टडीज़ में, जो बड़े शहर थे जहाँ में बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था, वहाँ भी 50% के आसपास, मैक्सिमम 40 से 50% सीरो कन्वर्जन था। तो वहाँ पर भी सेकेंड लहर आई, आपने देखा, दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, यहाँ पे 40% तक सीरो कन्वर्जन था, उसके बावजूद भी सेकेंड
सेकेंड लहर आई तो उसके बाद अब जो दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो सकता है उसे 70-80% तक जीरो कन्वर्जन हो गया होगा, तो 20-25% लोग तो गांव में तो बची जाएंगे, बिकॉज गांव में तो अब दूसरी लहर में हमारी हालत है, तो तीसरी में हम कहां पे होंगे? मेरी मतलब ये सोचकर ही मेरे मन में अजीब से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेदांता हॉस्पिटल के बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर रजनीश, आपका स्वागत। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना मामले में किस प्रकार के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के पास, सीवियरिटी का लेवल क्या है, क्या अधिक गंभीर हैं, और ये गंभीरता क्या पहले हफ्ते में ही हो जा रही है या लंबे दिनों तक होने के बाद हो रही है? जी, पिछली बार और इस बार में जो कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि इस बार जो लक्षण हैं, कुछ एटिपिकल लक्षणों के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे डायरिया हो रहा है उनको सिर्फ, या हेडेक हो रहा है, या शरीर में दर्द, बॉडी एक हो रहा है, तो इस तरह के एटिपिकल लक्षणों वाले मरीज़ भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है वो हाई रखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को बुखार रह रहा है, साथ में ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं जैसे दस्त आ रहा है या सर दर्द आ रहा है बुखार के साथ, तो निश्चित रूप से उसको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ तक मॉर्टेलिटी का आपने प्रश्न किया, तो इस बार निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव है, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, वो कुछ ज़्यादा विरुलेंट तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि जो पहली कोरोना का पहली लहर थी उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे, जी जी, और इस बार आप देख रहे होंगे तो सीवियर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जी जी, आईसीयू लेवल तक के, L3 लेवल तक के केसेस। इस बार यंग पेशेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं और यंग पेशेंट्स में भी हमें मॉर्टेलिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो डबल म्यूटेंट जो सेकेंड वेव का वायरस है वो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा विरुलेंट है और कुछ गंभीर मामले हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं निश्चित रूप से। मैंने पाया है कि कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर ही इतना हाईली इन्फेक्टेड हो गए कि हफ्ते भर के में ही कई केसेस ऐसे आए मरीजों की जो कोलैप्स हो गए। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका क्या मत है? हाँ, चूँकि इस बार का वायरस है वो पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट है, म्यूटेशन के साथ है, यूके वेरिएंट और साथ में अदर म्यूटेशन भी हैं, तो वो कई लेवल्स पे अपनी इम्यूनिटी को इवेड कर दे रहा है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी दोबारा से इन्फेक्ट हो जा रहे हैं जो प्रीवियसली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीनेशन नहीं करें, उनमें जो सीवियर डिजीज़ है वो नहीं हो रही है, पर हाँ वो इन्फेक्ट ज़रूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार जो वायरस है वो थोड़ा सा गंभीर है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस रेट भी ज़्यादा है। किस प्रकार की सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर लक्षण आते हैं तो, और टेस्ट भी हो जाता है, तो क्या सावधानी तत्काल हमें बरतनी चाहिए? क्योंकि तमाम ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहला हफ्ता बहुत ही अहम होता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल। पहली चीज़ तो एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ टेस्ट पर रिलाई ना करें, क्योंकि इस बार हमारे पास टाइम विंडो थोड़ी कम है, क्योंकि पहला हफ्ता तो गंभीर है ही है, सेकेंड हफ्ते में हमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो और चूँकि पीसीआर के टेस्ट में कई बार 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है, तो अगर आपको लक्षण लगते हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं, पर अगर टेस्ट के रिपोर्ट में देरी हो रही है तो अपने किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करें। दूसरी चीज़ काफ़ी जो हमें देखने को मिल रही है कि कई लोग टाइफॉइड मान के इलाज कर रहे हैं, कई लोग डेंगू मान के, कई पेशेंट्स में टाइफॉइड का टेस्ट क्रॉस रिएक्ट कर रहा है कोविड के साथ। तो ऐसा नहीं है कि उसको, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हर बुखार को कोरोना माना जाए? नहीं, चिकित्सक की सलाह से अगर आपको फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, सिर्फ घर ये ना बैठे कि हम पीसीआर का टेस्ट दे दें। टेस्ट करा लेना चाहिए। जी जी, टेस्ट तो करा लें, पर टेस्ट के लिए रिपोर्ट का इंतजार 4 दिन तक घर में बैठ के ना करें। डॉक्टर गुप्ता कुछ मेंशन करना चाहते हैं? यस डॉक्टर गुप्ता, प्लीज गो अहेड। जी, मैं फिर कहूँगा, इस समय किसी को भी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, हेडेक है, बॉडी एक है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, स्किन में रैश है, थकावट है, इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम हैं तो ये कोरोना है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक आप टेस्ट करके रिपोर्टिंग नहीं, अगर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है और आपके सिम्टम खत्म नहीं हो रहे हैं तो गेट और HRCT डन चेस्ट, छाती का CT स्कैन जरूर करा लें। बहुत सारे 20 से 25% केसेस ऐसे हैं जिसमें RT-PCR नेगेटिव आ रहा है और CT स्कैन में फाइंडिंग आ रही है। तो कृपया करके कोई भी फीवर है, कोई भी सिम्टम्स है, उसको जब तक कोरोना ही माने, जब तक इसका कंफर्म ना हो जाए तब तक अपने आप को आइसोलेट तुरंत कर दें, जब तक आपका रिपोर्ट ना आए। आज एक अहम बात मैं आपको बताता हूं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का एक स्टेटमेंट आया है। अब वो स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया आई डोंट नो, अब आप लोग विशेषज्ञ हो बताओगे। उन्होंने कहा कि ये बात बात पर आप लोग CT स्कैन ना कराएं, CT स्कैन कराने से बचें। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारा RT-PCR निगेटिव आ रहा है लेकिन लक्षण हमें पूरे हैं। तमाम लोगों का कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुए वो तब जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई, उनके लंग्स में पैचेस नजर आए। तो आप एक तरफ कह रहे हैं CT स्कैन ना कराओ और दूसरी तरफ बहुत लोगों का RT-PCR निगेटिव होते हुए CT स्कैन से पता चला उनकी जान बची। तो CT स्कैन ना करने से तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर जिनके लक्षण है तो।
तो सीटी स्कैन का सर जो इंडिकेशन है, ये तो पहला इंडिकेशन तो यही है, अगर आपको सिम्टम्स हैं और कोविड सस्पेक्ट के सिम्टम्स हैं और अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो सीटी स्कैन कराना है कंफर्म करने के, नंबर 1, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है और उसमें बड़ी जल्दी फाइंडिंग्स मिल जाती है। नंबर 2, डे 5 डे 6 के बाद अगर आपका फीवर लगातार परसिस्ट कर रहा है, हाई ग्रेड, चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपका सेचुरेशन 92 93 से नीचे फॉल हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट करंट मोर देन 24 चल रहा है लगातार, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सीटी स्कैन चेस्ट जरूर करा देना चाहिए। उससे हमें पता लग जाएगा कि अंदर एक सवाल और है जो दर्शक काफी मात्रा में सवाल कर रहे हैं, सीटी स्कैन बेहतर माध्यम है फाइंडिंग्स का या फिर एक्सरे? एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी और सीटी स्कैन में बहुत सारी फाइंडिंग मिल जाएंगी। तो एक्सरे कोई रोल नहीं है इसमें, बहुत मिनिमल, जब बहुत डिजीज बड़ी हो जाएगी, जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी एक्सरे में विजिबल होगा, अदरवाइज एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। बेहतर है सीटी स्कैन ही कराएं, HRCT चेस्ट बोलते हैं, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन। जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना यस डॉक्टर श्रीवास्तव प्लीज। तो सीटी को लेके बहुत कंफ्यूजन है, सीटी हाँ कि सीटी से नुकसान होता है, सीटी से कुछ दोनों चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूजन है। सीटी स्कैन को लेके बहुत ओवर एंथुसियाज्म है, हर आदमी जैसे ही कोविड पॉजिटिव टेस्ट आती है सीटी कराने लगता है। तो जैसे आपने बोला कि गुलेरिया जी ने बोला है कि सीटी को लेके बहुत एंथुसियास्टिक ना हो। सीटी के कुछ इंडिकेशंस हैं जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया। पहला इंडिकेशन ये है कि सस्पेक्टेड डायग्नोसिस जो कि पीसीआर में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पीसीआर में हम सिर्फ 100 में से 70 केसेस को ही पकड़ पा रहे हैं, 30 केसेस को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसे हम फॉल्स नेगेटिव बोल रहे हैं। वो एक्चुअली में कोविड होते हैं पर वो कोविड टेस्ट में नहीं आते हैं। तो ये पीसीआर के साथ सबसे बड़ा समय है कि एक तो वो समय लेता है, 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है और कहीं नेगेटिव आ जाती है तो पेशेंट अपने आप को कोरोना नेगेटिव मान के बैठ जाता है और टाइफाइड का इलाज करता है और तब तक बीमारी बढ़ती जाती है। पर एक बात बताओ आप कि हमें इन्फेक्शन कितना लंग्स में फैल चुका है, सीवियरिटी का लेवल क्या है लंग्स में, ये जानने का हमारे पास और क्या माध्यम है अगर सीटी ना कराएं? जी तो मेन माध्यम तो हमारा ऑक्सीजन लेवल है। जितनी भी गाइडलाइंस है उसमें डिजीज सीवियरिटी को 2 ही कारणों से क्लासिफाई किया है, पहला ऑक्सीजन लेवल और दूसरा रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट नापना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल को ही हमें मेन माध्यम मानना चाहिए। सीटी स्कैन डिजीज सीवियरिटी क्लासिफाई करने में मदद तो कर सकता है पर जो मेन टेस्ट है वो हमारा ऑक्सीजन लेवल है। तो जैसे मैं एक और क्वेरी है, मैं आपको काट नहीं रहा है, क्वेरी है, तमाम लोगों का ऐसे केसेस हैं मेरे पास, केस स्टडी हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस था लेकिन अगली मॉर्निंग वो कोलैप्स कर गए। नहीं, वो 95 से धीरे धीरे ही नीचे आएगा, मतलब आधे घंटे में कोलैप्स नहीं करेंगे, वो हो आधे सकता है घंटे नहीं, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, मे बी उनको थ्रोम्बो जैसे मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जानने का तरीका क्या है, क्योंकि किसी की जिंदगी की बात है ना। देखिए जो अनफॉर्चुनेटली सडन कोलैप्स हो रहे हैं उनमें तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आपका अभी एकदम 95 है और अचानक से आपके ब्लड के थक्के जम गए फेफड़े में और सडनली आधे घंटे में कोलैप्स हो गए तो वो अनफॉर्चुनेट। ओके, डॉक्टर गुप्ता कुछ मेंशन करना चाहते हैं? डॉक्टर गुप्ता गो अहेड प्लीज। अगर आपको मैंने जैसे बताया कि सिम्टोमेटिकली क्लिनिकली अगर आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा तेज चल रहा है, आपका पल्स सेचुरेशन 95 से कम, थोड़ा सा भी कम हो रहा है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या थोड़ा सा भी ड्राउजीनेस हो रही है, अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस करनी है कि लंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है तो सीटी स्कैन शुड बी डन। अगर इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे छोटे शहरों में सीटी स्कैन पॉसिबल नहीं है, शायद इसलिए हम लोग नहीं उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, बट अर्ली डायग्नोसिस के लिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोरोना में मरीज को बचाना है तो हमें अर्ली डायग्नोसिस चाहिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। फर्स्ट फेज में अगर हमें एंटीवायरल ड्रग देनी है फर्स्ट वीक में या 10 डेज में और बाकी दवाइयाँ देनी है, और सेकेंड वीक में स्टेरॉइड देने, अगर लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा तो हमें स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं, वो तभी पता लगेगा जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे। और बहुत बार सीटी स्कैन में माइल्ड टू मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट मीन्स स्कोर 15 के आसपास है, फिर भी आपका सेचुरेशन फॉल नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ, बट वो सीटी में ही पता लगता है, तो उनको हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, उसमें हो सकता है हमें स्टेरॉइड देना पड़े। ऑलराइट, हरीश श्रीवास्तव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बताने की स्थिति में हैं कि आपकी पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो व्यवस्था को पटरी पर कब तक ला पाएगी, लोगों की जान कैसे बचे, बेड्स कैसे मिलें, आज तक आप ट्रांसपेरेंट इसका कोई इंतजाम नहीं कर पाए हैं, आईसीयू बेड कब कैसे मिलें, आप उसका इंतजाम नहीं कर पाए हैं, लखनऊ में डीआरडीओ का अस्पताल बने खड़े हैं, इनको ऑक्सीजन आप कब तक दे पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, सरकार तो चाहे आईसीयू बेड प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करने की बात हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात हो, निरंतर उसके लिए सतत काम कर रही है और काफी कुछ स्थिति में उसको सामान्य स्तर पे ले भी आई है। ये जो डॉक्टर्स भी हैं, जो हॉस्पिटल्स के लोग हैं, वो भी इसको समझते हैं, लेकिन जो
जिस तरह से जो संक्रमण का रेट जिस तरह से बढ़ा, जिस तरह से एकदम से हजारों पेशेंट पर डे आने लगे, वो एक बड़ा कारण है कि जिसके कारण जितने भी संसाधन क्रिएट किए गए वो कम पड़ गए। और कहीं न कहीं कुछ जो मैंने जैसा कि बताया कि कई बार बेड है हॉस्पिटल में और डॉक्टर उनको नहीं ले रहे हैं। आप जैसे आप मेडिकल कॉलेज की बात बता रहे हैं कि वह केजीएमयू में 4000 बेड की बात है, लेकिन कुछ 750 लोग एडमिट हैं। तो वहां क्यों नहीं उसके जो कोविड के प्रभारी हैं उनसे इस बात को ये जानकारी करनी होगी कि आखिर क्यों नहीं। यही तो ज्यादा आपकी मरीजों सरकार को का ले रहे हैं। दायित्व है कि वो वीसी केजीएमसी से पूछे कि जब तुमको कहा गया कि 4500 बेड शुरू करो, 15 दिन हो गए, तुम 800 बेड ही क्यों चला पाए? सवाल क्यों नहीं पूछा गया? निश्चित रूप या से उस जो वाइस बात चांसलर है को बर्खास्त कर दीजिए अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो। कि ये सरकार के स्तर पे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से उसकी उन्होंने तहकीकात की होगी कि क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो रहा है और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। भाई लेकिन वंस कहीं न गवर्नमेंट कहीं- ने कोई कमिटमेंट किया हरीश जी, तो ये सरकार के सभी विभागों का दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री के किए गए वायदों को पूर्ण करें। ठीक, निश्चित रूप से ब्रजेश निश्चित मिश्रा रूप ने से उत्तर प्रदेश की जनता से वायदा किया कि हम पंचायत चुनाव की मतगणना नहीं दिखाएंगे। हमने नहीं दिखाई। अगर कोई दिखाया हो भारत समाचार ने तो बताइए मुझे। एक भी नहीं दिखाया और दिखाएंगे भी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो वायदे हैं तो वायदों को पूरा करना पड़ेगा ना, वरना आप कमिटमेंट मत करिए। ये तो दो मुंही बात हो गई साहब, हम कहें हम नहीं दिखाएंगे और फिर हम दिखा भी दें। नहीं, प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की, उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, नैतिक रूप से भी, और जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। और जहां तक सुविधाओं को बढ़ाए जाने की बात है, जहां तक चाहे दवा हो चाहे ऑक्सीजन हो, उन सब की उपलब्धता सरकार ने कराई है। अब कुछ लोगों को अगर केवल नकारात्मक पिक्चर जैसे जूही सिंह जी बता रही, ठीक है, विपक्ष में है, सवाल कर सकती हैं, लेकिन उनके पार्टी के लीडरान का क्या रवैया रहा कोविड को लेकर के, वो भी चाहे तो अखिलेश जी से जूही पूछ सिंह को सकती एक हैं, तरफ चाहे साइड में आजम करिए। खान इस समय सबसे बड़ा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद खुद हैं। मैं 15-17 पत्र हैं मेरे पास में, कितने आप खैर आपको खुद ही पता होगा। शायद ही कोई विधायक सांसद बीजेपी का बचा हो जो अपनी ही सरकार के खिलाफ न लिख रहा हो। तो समाजवादी पार्टी को किनारे करिए, आपके अपने विधायक आपके लिए विपक्ष बन गए हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले कहा कि समस्याएं हैं, बड़ी समस्या है और पीड़ा है, और हम सब इसको एक कलेक्टिव एफर्ट से ही ओवरकम कर सकते हैं। हम ये कहें, हम चाहे जनप्रतिनिधि हूं, चाहे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हूं, चाहे अपने से आम आदमी हूं, अगर हम सरकार के एफर्ट्स के साथ सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी इस पे ओवरकम कर पाए। मैं जनून जो सवाल है कहता हूं, वो सबको उठाने का आप संपूर्ण विपक्ष का आह्वान करिए। अगर कोई विपक्ष आपको असहयोग करे, हम उसको लानत भेजने को तैयार हैं। आप आह्वान करिए। हम तो आह्वान कर ही रहे, हम तो लगातार मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई भी नेता या कोई भी आपके आह्वान में आपका साथ नहीं देंगे। ये महामारी है, सब साथ देंगे। आप किसी को पूछते नहीं है, बात नहीं करते हैं आप किसी से। नहीं, ऐसा नहीं। ब्रजेश जी आप बताइए, अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं नहीं जानता अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी या मायावती जी या किसी जी के बारे में। मैं तो आपको ओपन कहता हूं, आप आह्वान करिए, कोई साथ न दे, हम चैनल पे बैठ के लानत भेजेंगे। और बीजेपी की वैक्सीन बताई, तो ये इतने जिम्मेदार व्यक्ति को क्या इतनी हल्की बात करनी चाहिए? अच्छा, मैं आजम खान साहब ने कह दिया, सरकार को छोड़िए, आप व्यक्तिगत तौर पर बता दीजिए। ओके, जूही सिंह जी ये कह रहे विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। मना कर दिया था ना अखिलेश जी ने। हाँ, जूही सिंह जी बोलिए, कह रहे विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। ब्रजेश जी, ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए भी विपक्ष ने ही मना कर दिया था। ये सरकार झूठी सरकार है, क्योंकि सरकार के हाथ में संसाधन होते हैं, सरकार के हाथ में पैसा होता है, और ये सरकार का इंतजाम होनी चाहिए कि ऑक्सीजन किस अस्पताल में कब उपलब्ध कराई जाए। ब्रिजेश जी, एक फैक्चुअल चीज मैं पूछती हूँ। डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि 70% हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होना चाहिए। आधार पूनावाला कहते हैं कि उनको 100 करोड़ वैक्सीन की यूनिट्स बनाने में 1 साल लगेगा, वो भी अभी उन्होंने स्केल अप ही नहीं किया है, और वो इंग्लैंड चले गए। हमारी पॉपुलेशन जो अभी तक हमने चिन्हित की है, उसमें 80 करोड़ लोगों को हमें टीका लगवाना है। तो 2 साल में हम टीका लगवाएंगे क्या? सरकार का प्रबंधन क्या है, या सरकार सोचती नहीं है? सरकार अपने आंकड़ों को सही तरह से न देखती है न पेश करती है। सरकार के साथ ये कह रहे हैं कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो। विपक्ष ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा, लगा दे, आप परमिशन दे दे।
बदायूं में धर्मेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी है ना कि बदायूं मेडिकल कॉलेज में हम खुद अपने संसाधन से ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? हमें बताइए ना, आपको ना सहयोग चाहिए ना आप सहयोग लेना चाहते हैं। हाँ, यस, ओके। और इस पर हरीश श्रीवास्तव जी हमें मत जवाब दीजिए सर, जनता को जवाब दे दीजिए। जनता हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी है, जनता के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, आप बैठकर अपने कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और लालच है आपकी टीम 11, लालच है आपकी टीम पर, आपके जो सलाहकार लोग हैं उनको ट्रेंडिंग में विश्वास है, जनता के दुख और जनता के आंसू में विश्वास नहीं है। आप लोगों के घर का यदि कोई खड़ा होता है ना वहाँ पर शमशान घाट में जहाँ लकड़ी नहीं मिल रही है, जहाँ नगर आयुक्त प्रबंधन नहीं करा पा रहे हैं, तब आपका मुंह नहीं खुलता है श्रीवास्तव जी, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे सवाल करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि इस सरकार के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। आपको सवाल करना, आपको आरोप प्रत्यारोप का एक खेल खेलना है। मुझे बताइए टीका कैसे लगाएंगे आप? टीका प्रबंधन की आप रोड मैप ब्रिजेश जी को बता दीजिए, एक डिबेट जनता को जागरूक कर देंगे। आप हमें बताइए करना क्या है? थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीनेशन की जो हालत है भारत के भीतर, स्पेशली उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे मोस्ट पॉपुलस, मैं जूही जी की बात का जवाब दे दूं। हाँ अच्छा, दे दीजिए, जल्दी जवाब आप ही दे दीजिए। बहुत वेल रेड, बहुत वेल प्रेस्ड प्रवक्ता है, उनको ये पता है जो बदायूं मेडिकल कॉलेज में आप धर्मेंद्र यादव को थैंक यू। फिर डॉक्टर गुप्ता बोलेंगे। डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीनेशन प्रोसेस हम कब तक कंप्लीट कर पाने की स्थिति में है? देखिए, थैंक यू, आप दोनों की आवाज, आप दोनों का शुक्रिया। सिर्फ डॉक्टर गुप्ता बोलेंगे। और अभी तक पूरे देश में सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगी है और जिनको 2 डोज लगी है सिर्फ वो 2% ऐसे लोग हैं। तो अगर इस गति से चलेगा, और लगभग हम 20 से 25 मैक्सिमम 30 लाख वैक्सीनेशन पर डे लगा रहे थे, अब वो भी बंद हो गया जब से प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि डायरेक्ट आप कंपनी से खरीदेंगे, कंपनी वाले अभी रेट्स देंगे, कब कंपनी में सप्लाई आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों को कब इशू करेगा, प्राइवेट में आप लोगों को मिलना शुरू हो गई वैक्सीन? कहीं ना कहीं प्रक्रिया रुक गई है और डिले हो गया थोड़ा सा। तो इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द जितने सेंटर्स हैं, चाहे प्राइवेट सेंटर हैं चाहे सरकारी सेंटर है, वहाँ पे अवेलेबल कराए। और इस गति से चलेगा तो 2 साल लग जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें इस गति को 4 गुना फास्ट करना पड़ेगा, तब जाके तो क्या आप इस हक में हैं कि दुनिया में जो भी WHO द्वारा या यूनाइटेड या यूरोपियन यूनियन द्वारा या फिर USFDA द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनको भारत पे मंजूरी दी जाए? सर ये तो मैंने कितनी बार बोला है आपके चैनल पे, ये तो सर कितनी बार मैंने चैनल पे बोला, उसके बाद भी सरकार सोती रही। अब सरकार ने करा, जो मैंने बोला वही करा। अब इन्होंने सबको अप्रूवल दे दिया। इन्होंने बोला जिन्होंने जापान ने, US ने और UK ने जिन्होंने जो भी अप्रूवल दिया वो सारी वैक्सीन अप्रूव्ड हो गई। 13 से लेकर 15 ऐसी वैक्सीन हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों में अप्रूव्ड है, उनको इमरजेंसी ऑथोराइजेशन मिला हुआ है। तो जो भी वैक्सीन को हम अलाउ कर सकते थे, हमें करना चाहिए था। उससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस भी हो जाता और सारी वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है और सबको प्राइवेट सेक्टर में शुरू से ओपन कर देना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों अब तक वेट किया गया, 1 तारीख तक का, 1 मई तक का किया गया, वो हम सब नहीं जानते। तो इसलिए अभी भी चांस है कि बिकॉज अब वो ऑलरेडी, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, क्या आप भी इस हक में हैं? अब वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं। दुनिया के जितने भी प्रमाणिक वैक्सीन हैं उनको भारत में आने की मंजूरी देना चाहिए ताकि हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें। जी निश्चित रूप से इमरजेंसी सिचुएशन है और जैसा हम सेकेंड वेव का जैसा क्राइसिस देख रहे हैं, तो वैक्सीनेशन बिफोर सेकेंड वेव अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता डेफिनेटली। और अभी भी अगर हमें, जैसा गुप्ता जी ने बोला कि अगर हमें थर्ड वेव प्रिवेंट करनी है तो हमें एक हार्ड इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। मैं आज भी हैरान हूँ कि फाइजर जैसी कंपनी जो भारत में वैक्सीन देने के लिए तैयार बैठी थी, उसको भगा दिया गया था यहाँ से। आज अगर हमने उसकी अप्रूव कर दी होती दिसंबर में, तो आज हम अप्रैल मई में चल रहे हैं, अब तक न जाने कितने लोगों को फाइजर लग गई होती और कितने लोगों की जान बच जाती। ये बातें बड़ी हतप्रभ करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज की डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। बहनों भाइयों, आप भी अपना ध्यान रखिए। ये वायरस अब गांव तक पहुंच चुका है, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है, शहरों के साथ साथ अब ये बाकी जगहों पर भारी कहर ढा रहा है और आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। डबल मास्क लगाइए, बेहद आवश्यकता होने पर ही घर से निकलिए, वरना घर पे रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।